तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक कॉल्ड द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर, ये टॉपिक पर थे हम लास्ट सेशन में। हेलो, तो ये बताओ कि इस टॉपिक में हमने किस फॉर्मूला के बेसिस पे कॉन्सेप्ट को किया था? कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा था? Rho equals to m by n is for tau. हाँ राइट, ये फॉर्मूला यूज हो रहा था, इसके अकॉर्डिंग हम आंसर कर रहे थे। अच्छा, दूसरी बात ये बताओ, क्या हर मटेरियल में रेसिस्टिविटी का टेम्परेचर से वेरिएशन एक जैसा ही होता है या अलग अलग होता है? डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट बिहेवियर। डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट बिहेवियर। ठीक है, चलिए हमने कल दो मटेरियल्स के बिहेवियर को समझा था। हमने कल पढ़ा कि अगर हम लोग मेटल्स की बात करें, कंडक्टर्स की बात करें, तो यहां पर रेसिस्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज से रेसिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज और साथ साथ रेसिस्टिविटी इंक्रीज होती है। तो इसका रीजन क्या था बच्चों, बताओ रीजन, ट्राई करो रीजनिंग देना। सर क्योंकि पार्टिकल्स एनर्जी गेन कर देते हैं, हमारी एनर्जी, इनकी वजह से उनका मोशन बहुत ही अनस्टेबल हो यहाँ जाता पे बेटा जो कोलिजन टाइम था वो कम हो रहा था देवस। कोलिजन टाइम बेटा, कोलिजन टाइम, रिलैक्स टाइम जिसे कहते हैं, ये कम हो गया था, यानी ये टाउ की वैल्यू कम हो गई थी। ठीक है, तो क्यों कम हुई थी लिशा टाउ की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज करने से? सर क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आयंस वाइब्रेट करना स्टार्ट कर वेरी दिया गुड, था। वेरी गुड बेटा। आयंस के अंदर जो वाइब्रेशन था वो लेवल ज्यादा हो गया पहले से, कोलिजन्स बहुत फ्रीक्वेंट होने लगे। इसके लिए हम यहाँ वर्डिंग यूज करेंगे फ्रीक्वेंट कोलिजन। कल मैंने आपको नोट्स में भी शो किया था, वहां मैंने वर्ड ऐड किया है फ्रीक्वेंट कोलिजन। अब ये कोलिजन्स फ्रीक्वेंट होने लगी तो टाइम कोलिजन्स के बीच में कम लगने लगा, और जैसे कम टाइम लगने लगा तो ये जो रेसिस्टिविटी की वैल्यू है ये इंक्रीज हो गई। तो इस बेसिस पे हमने यहाँ ग्राफ बनाकर इसको खत्म किया था, इस वाले पॉइंट को। तो बताइए ग्राफ की शेप लीनियर थी नॉन लीनियर थी अनुराग? नॉन लीनियर। ऐसा ग्राफ था। तो यहाँ ये हमारा पहला कंडक्टर का इफेक्ट खत्म होता था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर के लिए। अब अगर हम इंसुलेटर ले लें जैसे कि कार्बन वगैरह, या कोई सेमीकंडक्टर ले लें जैसे कि सिलिकॉन वगैरह, तो कौन सी बॉन्डिंग होती है इनके अंदर सेमीकंडक्टर्स? यस, कोवेलेंट। यहाँ बॉन्डिंग का लेवल डिफरेंट होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। यहाँ पे आयंस नहीं होते हैं। कार्बन में आप 10th क्लास में पढ़ते हो, कार्बन नेवर फॉर्म C4 पॉजिटिव कैटाइन, नेवर फॉर्म ए C4 पॉजिटिव एनाइन। यहाँ पे आयंस नहीं होते हैं, यहाँ पे कोलिजन भी नहीं हो रही होती हैं, इसलिए टाउ जैसा कुछ भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए टाउ जैसा कुछ भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, रिलैक्स टाइम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं जसविंदर, किस फैक्टर पे इफेक्ट आता है बेटा? इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन इंसुलेटर और सम एन पर। आपने जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट जाएगा बॉन्ड ब्रेकिंग। ओके, बॉन्ड ब्रेक होंगे तो फ्री आयंस, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थे, जो एन था स्मॉल एन, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। क्या फॉर्मूला है माधव रेसिस्टिविटी का बेटा? m बाय n is for tau. हाँ, तो अब अगर n इंक्रीज हो रहा है, सीधा सीधा यहाँ से आ रहा है, रेसिस्टिविटी कम हो जाएगी, ये 2 पॉइंट। तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है, नियति
लीनियर डिक्रीज होगी बेटा या नॉन लीनियर डिक्रीज होगी? Non-linear. ये थी Non-linear. नॉन लीनियर। ऐसे ये नहीं कि स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज तो होगी लेकिन नॉन लीनियर डिक्रीज होगी। अच्छा, अब इतना 4 पॉइंट तक हमने इसको समझ लिया। अब इसके बाद जो बच्चों आज का हमारा स्पेशल पॉइंट है जिसके रिगार्डिंग मैंने ये टॉपिक कल स्टार्ट किया था, तो दोबारा हम एनसीईआरटी में जाएंगे और एक इंटरनल क्वेश्चन मार्क करेंगे और फिर हम उसके आंसर को समझेंगे। देखिए यहाँ पे रेसिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, हमने कल ये एनसीईआरटी से टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है, रेसिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल। और यहाँ पे ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बोर्ड में बहुत बार ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता रहा है। यहाँ देखिए यहाँ वो लिखता है वायर बाउंड रेसिस्टर्स आर मेड बाय वाइंडिंग द वायर्स ऑफ एलओए, मैंगनीन, कॉन्स्टेनन, निक्रोम या सिमिलर वंस। कहते हैं इस टाइप की जो एलॉयज होती हैं उनसे वायर बाउंड रेसिस्टर बनाते हैं। कहते हैं द चॉइस ऑफ दिस मटेरियल इज डिक्टेटेड मोस्टली बाय द फैक्ट दैट रेसिस्टिविटी आर रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू द टेम्परेचर। क्या मतलब हुआ पार्थ इस लाइन का? पार्थ बरेजा, क्या मतलब बना बेटा? Choice of this material is dictated mostly by the fact that their resistivity are relatively insensitive to temperature. ये word insensitive to temperature, what it mean? Temperature dependent नहीं होती. टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती। हमने ये पढ़ा था ना, रेसिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंड होती है। हमने देखा कि होती है डिपेंड, हमने पढ़ा मेटल के लिए भी डिपेंड होती है, हमने देखा नॉन मेटल के लिए भी डिपेंड होती है। हमने देखा कि मेटल के लिए ये इंक्रीजिंग बिहेवियर शो करती है, जहां पे हमारा ये वाला ग्राफ आ जाता है इंक्रीजिंग वाला, ये वाला फिगर 3.9। और हमने देखा नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल्स में ये डिक्रीजिंग वाला बिहेवियर आ जाता है, ऐसा ऐसा डिक्रीज हो रही है। लेकिन जो एलॉयज है उनके अंदर इस रेसिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ बहुत कम वेरिएशन होता है। सी दिस फिगर नंबर 3.10, ये निक्रोम के लिए बनाया गया ग्राफ है। ध्यान से ऑब्जर्व करिए। देखिए जब टेम्परेचर, यहाँ पर देखो, यहाँ रेसिस्टिविटी 1.10 के पास है, टेम्परेचर 200 से बहुत कम है। मान लो यहाँ टेम्परेचर अभी 10 आपका बहुत कम है, 100 केल्विन का टेम्परेचर है ऐसा मान लो। तो 100 केल्विन पर, सॉरी ये जीरो पर है, जीरो केल्विन पर इसकी रेसिस्टिविटी 1.10 है। अब जब हमने यहाँ पे 800 केल्विन तक टेम्परेचर को हम ले गए, रेसिस्टिविटी 1.20 तक ही पहुंच पा रही है, हार्डली वो भी। यानी कि 800 केल्विन के टेम्परेचर को चेंज करने से रेसिस्टिविटी में सिर्फ 0.10 वैल्यू का चेंज हुआ है। वहीं मेटल में देखो टेम्परेचर 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150 तक जाता है, तो रेसिस्टिविटी देखो कहां तक पहुंच जाती है, 0.4 तक। कहां से कहां तक पहुंच रही है। यानी कि कहने का मतलब कि एलॉयज में रेसिस्टिविटी का बहुत स्मॉल चेंज, बहुत बहुत छोटा चेंज होता है। वो भी तब जाकर होता है जब आप टेम्परेचर को बहुत लार्ज वैल्यू से चेंज कर लेते हो। देखो 800 केल्विन तक टेम्परेचर चेंज किया है, तब जाके रेसिस्टिविटी में 0.10 वैल्यू का चेंज आया है। इसलिए सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आना चाहिए। टेल मी द रीजन why we use alloys to make the standard resistors. Why we use alloys to make the standard resistor. Read this line again and again. क्या आपको ये पॉइंट समझ आता है? Read this line once again. यहाँ पे मैंने लिखा है resistivity, their resistivity remains relatively insensitive to temperature. इनकी जो रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर से इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव मतलब टेम्परेचर के चेंज होने से उस रेसिस्टिविटी में कोई भी ज्यादा सा चेंज नहीं आता। अब आप लोग कहोगे ऐसा क्यों? क्या आपको ये पॉइंट समझ आता है ऐसा क्यों? तो देखो जो एलॉयज होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या है? एलॉयज किसे बोलते हैं? एलॉयज आर द मिक्सचर्स ऑफ, यस बच्चों, एलॉयज आर द मिक्सचर्स ऑफ, एलॉयज किसके मिक्सचर है? एलॉयज आर द Metals मिक्सचर and ऑफ, non-metal. हाँ उसमें मेटल और Both नॉन metal and मेटल non-metal. दोनों तरह के ही मटेरियल ऐड होते हैं। अब जो मेटल का बिहेवियर है
वो है कि वो रेसिस्टिविटी उनकी इंक्रीज होती है, और जो नॉन मेटल का बिहेवियर है टेम्परेचर के साथ उनकी डिक्रीज होती है। सो एलॉयज का बिहेवियर ये रहता है कि एलॉयज में ये टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी ऑलमोस्ट अनचेंज रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसलिए जो ग्राफ है एक तो वो लीनियर बनता है और बहुत स्मॉल स्लोप का ग्राफ बनता है। मतलब ये ग्राफ दिखाता है कि बहुत लार्ज टेम्परेचर के चेंज होने पर कहीं जाके एक बहुत थोड़ा सा एक माइनर सा रेसिस्टिविटी में चेंज प्रोड्यूस होता है। इसलिए आपके पास यहाँ एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, व्हाई एलॉयज आर यूज्ड टू मेक द स्टैंडर्ड रेसिस्टर। बोलो, कर लोगे ये? Why alloys are used to make the standard resistor? Prince, can you tell us answer? Why alloys are used to make the standard resistor? Prince, Purav Khurana. Yes, sir. Yes, beta, tell us answer. Why alloys are used to make standard resistors? Alloys are used to make standard resistors because they provide a constant resistivity value over a large range of temperature. Right. Resistivity remains almost unchanged. Resistivity remains unchanged with temperature. अच्छा, क्या प्रॉब्लम लग रही है देवत्स? क्या प्रॉब्लम होगी अगर रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही हो? तो हमें क्या दिक्कत है? चेंज होने दो। सर क्या कोई प्रॉब्लम होगी बेटा? हाँ जी सर, करंट के फ्लो पे इफेक्ट होगा ना। वेरी जो गुड, करंट के फ्लो पे इफेक्ट होगा। राइट। देखो, अगर इस मटेरियल की रेसिस्टिविटी चेंज हो गई टेम्परेचर के साथ तो इसकी रेसिस्टेंस चेंज होती रहेगी, और इसकी रेसिस्टेंस चेंज होती रहेगी तो इसका करंट जो सर्किट में है वो चेंज होता रहेगा। अब हमारे जो लैपटॉप और मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और एक स्पेसिफिक करंट और वोल्टेज की रेंज पे ही काम करते हैं। अगर इन्हें वर्क करने के लिए 1 मिली एम्पियर चाहिए तो 1 मिली एग्जैक्ट चाहिए। अगर वो 1 मिली से 1.1 मिली भी हुआ, दे विल नॉट डू देयर करेक्ट वर्क। इसी कारण से पुराने टाइम में, आज से कई साल पहले, जो लैपटॉप, मोबाइल फोन्स जब स्टार्टिंग में बने तो उनमें ये प्रॉब्लम आती थी। वो जैसे ही हीट अप हो जाते थे ना, हैंग होने लग जाते थे, हैंग। और आपने देखा होगा पुराने टाइम में हमारी जो कंप्यूटर लैब्स होती थी उसे हम फुली एसी रूम में रखते थे। एसी इसलिए कि उनसे जो हीट निकलती है उसको न्यूट्रलाइज कर सके, उसके टेम्परेचर को बढ़ने से रोक सके, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो उस समय इतने अच्छे कंपोनेंट्स नहीं होते थे, रेसिस्टेंस चेंज होने लगती थी। लेकिन विद टाइम ये जो रेसिस्टर्स हैं ये बनाए जाने लगे एलॉयज से। और एलॉयज में भी कौन कौन से एलॉयज यूज होते हैं? 3 एलॉयज यूज होते हैं। यस, अनुष्का, कौन कौन से एलॉयज यूज होते हैं बेटा? दीपाक्षी, कौन कौन से एलॉयज यूज होते हैं बेटा? नेम ऑफ एलॉयज। हेमंत, नेम ऑफ एलॉयज। इशिका। नाइक्रोम, कॉन्स्टेनन। देखो, बोलो इन नाम को, नाइक्रोम, कॉन्स्टेनन एंड मैंगनीन। ये 3 एलॉयज यूज होते हैं, नाइक्रोम, कॉन्स्टेनन और मैंगनीन। ये आपका एनसीईआरटी से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बेटा, बुक में से। ठीक है, अब एक बार देख लो, मैंने हाईलाइट कर दिया, ये समझ आ जाना चाहिए। ये कोई डाउट इसमें, ये वाले क्वेश्चन में? यस सर। सर इसमें स्पेलिंग में चेंज आ गया। नाइक्रोम, कॉन्स्टेनन और मैंगनीन, स्पेलिंग देख लेना अपने आप जो भी होगी। अभी यहाँ देखो, इसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है यहाँ पे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। हमें देखना है कि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के हिसाब से कैसे चेंज होती है। तो अभी हमने इसका थ्योरी चेंज देखा, थ्योरेटिकल फॉर्मूला। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला देखेंगे जिससे हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि किसी भी टेम्परेचर पर कितनी रेसिस्टिविटी होगी, उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। किसी भी टेम्परेचर पर कितनी रेसिस्टिविटी की वैल्यू है, वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए मैं अब आपको एक फॉर्मूला
समझाऊंगा और फिर इसमें मैं आपको एनसीईआरटी बुक से कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहले ये फॉर्मूला समझाता हूं, ध्यान देना। देखिए अब बच्चों फॉर्मूला क्या है, रेसिस्टिविटी चेंज कैसे होती है टेम्परेचर से। देखिए फॉर्मूला है आपके पास ρ2 इज इक्वल टू ρ1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला है। ρ2 इक्वल ρ1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला इज नॉट इन योर सिलेबस। सो एनसीईआरटी में सिर्फ ये फॉर्मूला मेंशन है, हम फॉर्मूला को समझेंगे प्लस उस पे क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे ρ1 का मतलब है द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1। और यहाँ ρ2 का मतलब है रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट ए टेम्परेचर T2। और यहाँ पे अल्फा का मतलब है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो ये हमारे तीन सिंबल्स हैं और इन तीन सिंबल्स के अकॉर्डिंग हमारा ये फॉर्मूला है। इसको आप नोट कर लो, इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। अल्फा किसे कहते हैं बेटा, अल्फा के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी आता है, तो अल्फा को मैं भी आपको और डिटेल में समझाता हूँ। पहले यह नाम पढ़ लो, अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। देखो अब अल्फा के ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। देखो अगर मेरा ये फॉर्मूला होगा ρ2 इक्वल ρ1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, क्या इस फॉर्मूला में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ρ2 डिवाइड ρ1 और वो आ जाएगा 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट T2 माइनस T1। अब 1 को इस साइड ले जाओ लेफ्ट साइड, सो ये हो जाता है आपका ρ2 बाई ρ1 माइनस 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चे अल्फा T2 माइनस T1 की। ठीक है, एलसीएम लोगे तो ये ρ2 माइनस ρ1 डिवाइड ρ1 इक्वल हो जाएगा अल्फा T2 माइनस T1 के। और यहाँ से T2 माइनस T1 को भी डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड ले आओगे तो बच्चों अल्फा हो जाएगा ρ2 माइनस ρ1 डिवाइडेड बाय ρ1 ब्रैकेट T2 माइनस T1। ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो अच्छे से एक एक स्टेप को देख लो, यहां तक पहुंचने में कोई डाउट? पढ़ लो दोबारा ढंग से, पहले 2-3 बार इस फॉर्मूला को बोलकर देखो। ρ2 इक्वल ρ1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो ρ2 है रेसिस्टिविटी व्हेन टेम्परेचर इज T2, ρ1 इज रेसिस्टिविटी व्हेन टेम्परेचर इज T1। अल्फा का क्या नाम है अर्नव? अल्फा मींस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, राइट। तो अब देखो हम यहाँ पे बेटा ρ2 मींस कि उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी T2 टेम्परेचर पर कितना है। एक बार अपना म्यूट करो माइक दीपाक्षी, पार्थ आपका भी ऑन है, इसको म्यूट करो। सो ρ2 का मतलब है रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T2, ρ1 है रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T1। जैसे किसी बॉडी का टेम्परेचर T1 है 300 केल्विन, अब 300 केल्विन पे हम देखेंगे उसकी रेसिस्टिविटी कितनी है। मान लो उसकी रेसिस्टिविटी है 1.58, फिर उसका टेम्परेचर हो गया 400 केल्विन। अब 400 केल्विन पे उसकी जो रेसिस्टिविटी होगी उसको ρ2 लिखेंगे। अब हमें निकालना होगा कि ये 400 केल्विन पे कितनी हो रही है, तो हम इस फॉर्मूला पर जाएंगे, इसमें ρ1 अल्फा T2 T1 सारा पुट करेंगे तो हमारे पास ρ2 की वैल्यू आ जाएगी। समझे बात को दीपाक्षी? ठीक है, अब देखिए अल्फा तक हम पहुंच गए। सब बच्चों को अल्फा तक कोई डाउट लिखने में? नो डाउट। अब देखो बच्चों बस लास्ट पॉइंट को ध्यान से देखना है। अब ρ2 में से ρ1 को माइनस करेंगे तो उसकी यूनिट रो की यूनिट आएगी। रो की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। नीचे जो ये ρ1 है डिनोमिनेटर में, इसकी यूनिट भी ओम मीटर। और T2 T में से T1 को माइनस करेंगे तो केल्विन आएगा, टेम्परेचर केल्विन में होता है। तो रो मीटर में से रो मीटर को कैंसिल कर देंगे
तो बताइए अल्फा का क्या यूनिट होता है? अल्फा का यूनिट केल्विन इनवर्स। केल्विन इनवर्स या फिर इसको डिग्री सेल्सियस इनवर्स कहते हैं। अगर टेम्परेचर सेल्सियस में लिया हो तो सेल्सियस इनवर्स कहते हैं, टेम्परेचर केल्विन में लिया हो तो केल्विन इनवर्स कहते हैं। पहला तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे बनता है इससे। अब दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझो। अब इस फॉर्मूला को देखो, सेकंड फॉर्मूला को, रो अल्फा के फॉर्मूला को। अच्छा एक बात बताओ, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेसिस्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट होता है, क्या असर पड़ता है? मान लो T2 टेम्परेचर T1 से ज्यादा कर दिया मैंने, तो रेसिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी सर। बढ़ जाएगी। जरूरी थोड़ी है, कम भी हो सकती है। दूसरे मटेरियल हाँ, कंडक्टर के लिए, मेटल्स के लिए इंक्रीज हो जाएगी, तो नॉन मेटल्स के लिए या नॉन मेटल्स या सेमी कंडक्टर्स के लिए क्या हो जाएगी? अच्छा, अब अपना फोकस इस पर लाओ, इसको मैंने सर्कल में करा है, ρ2 माइनस ρ1। देखो अगर ρ2 ρ1 से बड़ा होगा तो ρ2 माइनस ρ1 करने पे आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। और अगर आपका ρ2 ρ1 से छोटा होगा तो ρ2 माइनस ρ1 करने पे आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो अल्फा का पॉजिटिव होना कंडक्टर्स के लिए होता है और ये बताता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेसिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अल्फा का नेगेटिव नॉन मेटल्स के लिए होता है और ये बताता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेसिस्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में हमने कह दिया फॉर ए सर्टेन मटेरियल, कि एक मटेरियल है हमारे पास, उस मटेरियल का जो अल्फा है वो 1.57 है प्लस का। तो बताओ सुजल, वो मटेरियल कंडक्टर है या नॉन इंसुलेटर है? सुजल, वो मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर है? सुजल आपसे पूछ रहा हूं बेटा, कोई आंसर नहीं। देखो ऐसे बच्चे हैं, कोई आंसर नहीं करना, ऑनलाइन क्लास लेनी है, कुछ रिस्पांस नहीं देना। हाँ जी लीशा, सुजल, ये लीशा कैसा होगा बेटा ये आंसर? अल्फा की वैल्यू कंडक्टर। पॉजिटिव साइन कंडक्टर्स के लिए लगाना है, नेगेटिव साइन नॉन मेटल या इंसुलेट। और एलओएस के लिए कैसा लगाएंगे? एलओएस के लिए, एलओएस में भी प्लस साइन होता है, क्योंकि रेसिस्टिविटी थोड़ी बहुत तो इंक्रीज होती है लेकिन बहुत स्मॉल इंक्रीज होती है। तो एलओएस में जो अल्फा होता है ये बहुत बहुत स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू अल्फा। जितना अल्फा ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड में, इसका मतलब है कि उस मटेरियल में रेसिस्टिविटी उतना ज्यादा चेंज करेगी, और जितना अल्फा स्मॉल होगा इसका मतलब है उस मटेरियल में रेसिस्टिविटी का चेंज उतना स्मॉल होगा। इसलिए जो एलॉयज होते हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक सेकेंड बेटा, उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव तो होता है लेकिन बहुत 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 स्मॉल होता है। तो चलिए अब इसको एक बार यहाँ पे हम एनसीईआरटी से भी कवर करते हैं। देखिए यहाँ उसने बोला है कि अल्फा का नाम होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। एक सेकेंड बेटा, और अल्फा के जो डायमेंशंस होते हैं वो टेम्परेचर इनवर्स होते हैं। पहले ये पॉइंट देख लो, अल्फा टेम्परेचर इनवर्स होता है, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट को बोलते हैं इशिका, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अब एक क्वेश्चन है, टेम्परेचर कोफिशिएंट वैसे क्या होता है बेसिकली, ये पूछ रहे हैं बच्चे। तो देखिए अल्फा क्या होता है, इस बात को समझ लेते हैं वैसे थोड़ा सा कि अल्फा क्या चीज है यहाँ पे। इसके लिए आपको इक्वेशन 2 को ही लेके चलना है आंसर करने के लिए। ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में मैंने अल्फा को डेराइव किया, मैंने लिखा ρ2 माइनस ρ1। मैंने डिनोमिनेटर में ρ1 लिया और साथ में लिया T2 माइनस T1। तो बेटा ρ2 माइनस ρ1 क्या हुआ? चेंज इन रेसिस्टिविटी, क्योंकि पहले हमारी रेसिस्टिविटी ρ1 थी, बाद में ρ2 होगी, और नीचे ρ1 से ही डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और फिर T2 माइनस T1 क्या हुआ इसी का? चेंज इन टेम्परेचर। तो बेटा हम यहाँ पे रो डेल्टा रो बाई रो को कहेंगे
चेंज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट रेसिस्टिविटी। कितना रेसिस्टिविटी में चेंज हुआ? चेंज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट रेसिस्टिविटी, पर यूनिट रेसिस्टिविटी पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, पर डिग्री चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब ये है बच्चे कि कोई एक ऐसा मटेरियल आपके पास हो, ध्यान से सुनना, जिसकी रेसिस्टिविटी 1 यूनिट हो, 1 हो। देखो यहाँ पे ये पहला वर्ड मेरा क्या आता है? पर यूनिट रेसिस्टिविटी, यानी ऐसा कोई मटेरियल चाहिए जिसकी रेसिस्टिविटी पहले से ही 1 हो, यूनिट हो। अच्छा, फिर उसकी रेसिस्टिविटी में होने वाला चेंज, अगला वर्ड है कि ऐसा मटेरियल जिसकी रेसिस्टिविटी पहले से ही 1 थी, उसकी रेसिस्टिविटी में आने वाला चेंज कब? जब हम टेम्परेचर को 1 वैल्यू से चेंज करें। व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस बाय 1 वैल्यू, पर डिग्री चेंज ऑफ टेम्परेचर, जब हम उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करें, तो जितना उसके रेसिस्टिविटी में चेंज आएगा उसे अल्फा कहते हैं। समझ आई बात इशिका? कि कोई एक ऐसा मटेरियल जिसकी पहले से रेसिस्टिविटी 1 यूनिट हो, उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री से चेंज करो, तो उस बॉडी की रेसिस्टिविटी में जो भी वैल्यू से चेंज होगा उसे हम लोग अल्फा कहते हैं। और इसको रीड ऐसे करते हैं, चेंज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट रेसिस्टिविटी पर डिग्री चेंज ऑफ टेम्परेचर। इज दिस क्लियर बेटा? यस सर। यस अर्नव, एलओएस के लिए पॉजिटिव होगा ये वैल्यू, एलओएस के सर लिए समझ नहीं आया ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। ओके, ये इस फॉर्मूला समझ आया है अल्फा का, ये जो ρ2 माइनस ρ1 वाला लिखा था हमने, यस सर, ये तो हो गया क्लियर। ये हो गया क्लियर ना? अब इसी को ही तो स्टेटमेंट में लिखा है बेटा, ये देख दोबारा, इसी की ही स्टेटमेंट बनाई है। देख, अल्फा का फॉर्मूला है ρ2 माइनस ρ1। अब बता ρ2 माइनस ρ1 को क्या बोलेगा तू? चेंज इन रेसिस्टिविटी। देख, हाँ जी पहला सर। वर्ड हो गया चेंज इन रेसिस्टिविटी। अब उसके बाद नीचे हमने रेसिस्टिविटी से इसको डिवाइड कर दिया, जो उसकी पहले रेसिस्टिविटी थी ρ1, तो इसको बोल देंगे पर यूनिट रेसिस्टिविटी। अब जब हम डिवाइड कर देंगे पर यूनिट रेसिस्टिविटी, और फिर हमने डिवाइड किया इसको टेम्परेचर के चेंज से, T2 माइनस T1 से, तो इसको बोलेंगे पर डिग्री चेंज ऑफ टेम्परेचर, पर डिग्री चेंज ऑफ टेम्परेचर, पर डिग्री चेंज ऑफ टेम्परेचर। सो ये देखो, ये वर्ड बन गया रेसिस्टिविटी में होने वाला चेंज कब? जब हमारी पहले से रेसिस्टिविटी 1 यूनिट हो और हम उस बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री से चेंज कर दें, उसे उस मटेरियल का अल्फा कहते हैं। जैसे कॉपर के लिए अल्फा क्या होगा कि अगर कॉपर की पहले से रेसिस्टिविटी 1 हो, आप उसका टेम्परेचर 1 चेंज करो, तो उसकी रेसिस्टिविटी में जितना भी चेंज प्रोड्यूस होगा उसे अल्फा कहते हैं। आई बात समझ पार्थ? ओके सर, ठीक है। ठीक है, और बोलो सर किसी एक को कोई चीज मेरे, हाँ जी, अभी आपने ऊपर बताया था कि T2 इज ग्रेटर देन T1, वो अलग से आप बता दो दोबारा से। देखो, अगर हम ये मान रहे हैं कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, देख यहाँ पे हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम किसी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज, तो अगर इंक्रीज करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से क्या होगा? ज्यादा। अब देखिए ज्यादा सेकंड होगा। फॉर्मूला में ये T2 माइनस T1, अगर T2 T1 से बड़ा है तो ये T2 माइनस T1 पॉजिटिव हो जाएगा बेटा साइन में। और यस सर। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज हो रही हो, तो वो मटेरियल कौन सा होगा? कंडक्टर। तो ये देख ρ2 ρ1 से बड़ा होगा तो ये साइन भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो यानी अल्फा का सर बट साइन कैसा आया? पॉजिटिव। क्या कह रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ जी बेटा, कुछ कह रहे थे अभी? हेलो, हाँ जी सर। क्या कह रहे थे? सर आपकी साउंड अच्छी सर नहीं आ आपकी रही। वॉइस
अच्छा चलो दोबारा सुनो बात को। देखो अल्फा का पॉजिटिव नेगेटिव साइन क्या होता है और कैसे पता लगता है। देखो आपके पास, आपको ये समझना है, पहले कॉन्सेप्ट को सुनो। क्या कॉन्सेप्ट है? अगर किसी चीज का भी अल्फा पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है वो मटेरियल कंडक्टर है। अल्फा पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ये अल्फा पॉजिटिव का मतलब है। अगर हम अल्फा का साइन नेगेटिव लेंगे तो इसका मतलब है कि हमारा जो मटेरियल है वो इंसुलेटर है, अगर अल्फा नेगेटिव आ रहा हो, क्योंकि इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारी जो रेसिस्टिविटी की वैल्यू है वो कम हो रही है। अब कैसे पता लग रहा है? देखिए ये फॉर्मूला लो, अल्फा का फॉर्मूला लिखो और उससे आप इस चीज को कंसीडर करो। अब अल्फा का फॉर्मूला क्या है? अल्फा इज इक्वल टू रो2 माइनस रो1 डिवाइड रो1 T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला है। अब देख बेटा इस चीज को पार्थ, रो2 रो1 से बड़ा हूं और T2 T1 से ज्यादा हूं, तो देख इस फॉर्मूला में, इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर। अगर रो2 रो1 से बड़ा है तो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में साइन पॉजिटिव होगा, T2 T1 Yes, से sir. बड़ा है तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव को Yes, पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो अल्फा का साइन कैसा आया? पॉजिटिव हो जाएगा सर। और किस मटेरियल के लिए रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के इंक्रीज से इंक्रीज होती है? सर कंडक्टर्स के लिए। तो इसलिए इसको जोड़ दे कि कंडक्टर्स का अल्फा पॉजिटिव होता है, ऐसा मान ले। अब देख दूसरे Okay, पॉइंट पे आ, T2 T1 से बड़ा है तो ये नीचे T2 और T1 का साइन तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन रो2 रो1 से छोटा आ रहा है तो यहाँ न्यूमरेटर में साइन रो2 माइनस रो1 करने पे नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव डिवाइड पॉजिटिव कैसा नंबर आएगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके लिए ये अल्फा का साइन नेगेटिव आता है। समझ आई बात? अब Yes, sir. यस सर, थैंक यू सर। ऐसे करना है ये। और बोलो किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट बता दूं यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सर और कंडक्टर में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखो एक क्वेश्चन आ रहा है, T2 और T1 की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि टेम्परेचर का चेंज 1 डिग्री सेल्सियस होगा। बेटा वो तो डेफिनेशन के लिए है 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होना। देखो इशिका हमने यहाँ डिनोमिनेटर में इसको डिवाइड कर दिया ना बेटा, T2 माइनस T1 से हमने डिवाइड करा हुआ है ना फॉर्मूला में। देखो इस चीज से समझो। अब यहाँ देखो, अगर टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज हो रहा हो इशिका और रेसिस्टिविटी डेल्टा रो चेंज हो रही हो, तो 1 डिग्री टेम्परेचर से कितनी रेसिस्टिविटी चेंज होगी? ये बनेगी इशिका यहाँ पे ऐसे, यानी डेल्टा रो हो गया रो2 माइनस रो1 और डेल्टा टी हो गया T2 माइनस T1। तो अभी देखना बेटा ये किसके लिए चेंज हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है विशिका? 1। अगर डेल्टा टी टेम्परेचर के लिए ये हो रहा है तो 1 के लिए ये हो रहा है ना, यानी जब तुम टेम्परेचर को डिवाइड कर लोगे, डिनोमिनेटर में ले आओगे, तो वो चेंज कितने टेम्परेचर के लिए बन गया? अब 1 के लिए। समझ आया ये पॉइंट इशिका? यस सर। अच्छा अब एक क्वेश्चन है, अल्फा का यूज क्या होगा? ठीक है, अल्फा का यूज ये होगा, जितना ज्यादा जसविंदर अल्फा का वैल्यू होगा उससे हमें ये आइडिया होता रहेगा कि उस मटेरियल के रेसिस्टिविटी में कैसा चेंजेस आ रहा है। जैसे अब आपको पेपर में क्वेश्चन दिया कि दो मटेरियल्स हैं, वन इज एक्स मटेरियल, वन इज वाई मटेरियल। एक्स मटेरियल का जो अल्फा है वो 1.02 है और वाई मटेरियल में जो अल्फा है वो 2.3 है। ठीक है, उसने कहा कि हमने दोनों मटेरियल्स को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उनका रेज कर दिया है। बताओ किस मटेरियल की रेसिस्टिविटी में ज्यादा चेंजेस आएंगे? किस में आएंगे जसविंदर? जिसका अल्फा लार्ज होगा, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसलिए यही यूज है बस अल्फा का। ठीक है जसविंदर, इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके अब एक क्वेश्चन है निकिता की साइड से, एलॉय के लिए कैसा चेंज होगा रेसिस्टिविटी में? तो बच्चे एलॉयज में रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ आप देखो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? अभी मैंने ग्राफ करवाया था एनसीईआरटी का, ये वाला जो ऐसा ग्राफ था,
ये करवाया था अभी तुम्हें आज की क्लास में। तो इसमें क्या हो रहा है निकिता, इंक्रीज या डिक्रीज? क्योंकि इसमें इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, ठीक है। लेकिन इंक्रीज बहुत स्मॉल हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, मैग्नीट्यूड में होगी पॉजिटिव। चलो अब यहाँ पे आ जाओ बच्चों, जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। यहाँ पे पहली लाइन ये याद करनी है, डायमेंशन ऑफ अल्फा इज टेम्परेचर इनवर्स। ठीक लिखा है, ये समझ आ रहा है पॉइंट, टेम्परेचर इनवर्स में होता है ये। अच्छा फिर यहाँ पे लिखता है फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव एंड वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर सम मेटल्स एट 0 डिग्री सेल्सियस इज गिवन इन द टेबल। ठीक है, अब मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे फिर वो लिख रहा है मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, ये सब मटेरियल्स कहाँ यूज होते हैं? वायर बाउंड रेसिस्टर बनाने में, सिंस देयर रेसिस्टेंस वैल्यू वुड चेंज ए वेरी लिटिल विद टेम्परेचर। फिर से यहाँ पे वो बता रहा है कि इनकी जो रेसिस्टेंस होती है वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बहुत 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 कम चेंज होती है, इसलिए हम इनको वायर बाउंड रेसिस्टर बनाने में यूज करते हैं। एनी डाउट इन दिस पॉइंट्स? नो सर। बोलो No, बच्चों, sir. क्लियर है ये? चलो अब एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में इस कॉन्सेप्ट पे 3 न्यूमेरिकल्स हैं और 2 एग्जाम्पल है। मतलब मान लो एनसीईआरटी में ही इस टॉपिक पे 5 न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ वो दे रहे हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ से स्टार्ट करिए बैक एक्सरसाइज का 3.7, क्वेश्चन नंबर 3.7। क्वेश्चन में कहा गया है सिल्वर मतलब मेटल की वायर है, उसकी रेसिस्टेंस 2.1 ओम थी 27.5 पर और रेसिस्टेंस 2.7 हो गई 100 डिग्री सेल्सियस पर। बताओ उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी कितना है, यानी अल्फा का वैल्यू हमें बताना है। तो हमें गिवन क्या है, रेसिस्टेंस 1 is 2.1 ohm and temperature 1 is 27.5 degrees Celsius. Resistance number 2 is 2.7 ohm and temperature number 2 becomes 100 degrees Celsius. फाइंड आउट क्या करना है? अल्फा फाइंड आउट करना है। अल्फा का फॉर्मूला होगा चेंज इन रेसिस्टिविटी भी ले सकते हैं, चेंज इन रेसिस्टेंस भी ले सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया हूं उस वैल्यू को लेके हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अभी हमने पीछे ये रेसिस्टिविटी के लिए लिखा था, बट यहाँ क्वेश्चन में रेसिस्टेंस है तो उसके लिए भी लिख सकते हैं। तो अभी देखो इस फॉर्मूला से अल्फा निकालने में कोई दिक्कत क्वेश्चन 3.7 में? No, sir. No, sir. हो जाएगा ना 3.7 इजली, बस सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 3.5 पर। 3.5 को देखो, इसकी स्टेटमेंट पर आते हैं 3.5 में। देखिए यहां वो बोलता है एट ए टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस रेसिस्टेंस इज 100 ओम। तो ये T1 हो गया और वो 100 ओम R1 हो गया। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट? अब टेम्परेचर निकालना है, यानी T2 निकालना है, सेकेंड टेम्परेचर। अगर रेसिस्टेंस R2 117 हो गई तो ये R2 की वैल्यू हो गई और यहाँ आपको अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, सेल्सियस के अंदर ही अल्फा की वैल्यू गिवन है। सो अभी देखिए 3.5 में क्या क्या आ गया। T1 टेम्परेचर है हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस, R1 रेसिस्टेंस है हमारे पास 100 वैल्यू, और फिर R2 रेसिस्टेंस है 117 ओम, और फिर अल्फा का वैल्यू है हमारे पास 1.70 10 - 4 और हमें निकालना है T2। तो वापस से यही वाला फॉर्मूला इक्वेशन 1 वाला लगा सकते हैं। R2 पता है, R1 पता है, R1 पता है, T2 निकालना है, T1 पता है, अल्फा पता है। बोलो एनी डाउट इन दिस? नो सर। नो सर। हो जाएंगे ना ये दोनों क्वेश्चन? यस सर। Yes. यस सर। Yes, sir. हाँ, अब जो 3.8 क्वेश्चन है इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। फाइनल फॉर्मूला तो यही यूज होना है, लेकिन थोड़ा सा उसने बदल कर दिया है स्टेटमेंट को। देखना, एक एक वर्ड को रीड करो। ए हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट क्या होता है? हीटिंग एलिमेंट होता है कि जो आप किसी गीजर में, ओवन में
या फिर आप अपना हीटर में हीट प्रोड्यूस करने के लिए आपने जो एलिमेंट जो कंपोनेंट लगाया उसे हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। तो कहते हैं उस हीटिंग एलिमेंट में हमने निक्रोम की वायर लगाई है और उसके 230 वोल्ट सप्लाई से ज्वाइन किया। तो स्टार्टिंग में जैसे ही हमने उस हीटिंग एलिमेंट को ऑन किया था 3.2 एम्पियर का करंट जा रहा था। तो चलिए यहाँ इंफॉर्मेशन को लिखते हैं, क्या इससे हमें पता लगेगा। हमारे पास V1 230 वोल्ट है और हमारे पास जो I1 करंट है वो 3.2 एम्पियर है। तो अगर V और I दोनों पता हो, व्हाट वी कैन फाइंड R1 R1। यहाँ पे देखो ये R1 निकल जाएगा इससे। अच्छा, वो कहते हैं कि जैसे ये तो तब है जब इनिशियल था, जब हमने गीजर को या उस हीटिंग एलिमेंट को ऑन किया है उस समय ये था, ठीक है। लेकिन जैसे हम ऑन करेंगे, जैसे जैसे हीट प्रोड्यूस होगी तो हीट से रेसिस्टेंस कुछ बदल जाएगी जिससे करंट बदलेगा, विच सेटल आफ्टर ए फ्यू सेकेंड। कहते हैं कुछ ही सेकेंड के बाद जो करंट है उसकी वैल्यू बदल गई क्योंकि रेसिस्टेंस बदल गई और बदलकर कितनी हो गई 2.8 एम्पियर हो गई। तो चलिए अब इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता लगेगा। हमने वोल्टेज तो वही लगाई 230 वोल्ट, लेकिन अब बच्चे हमारे पास करंट चेंज हो गया और करंट चेंज होके 2.8 एम्पियर हो गया। तो क्या निकाल लेंगे यहां से R2 R2, सेकेंड रेसिस्टेंस आ गई। अब वो पूछता है व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27। इसका मतलब ये स्टेडी टेम्परेचर मीनिंग कि फाइनल उस हीटिंग एलिमेंट का कितना टेम्परेचर हो जाएगा, यानी T2 कितना होगा। अगर रूम टेम्परेचर यानी स्टार्टिंग में हमारा टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था तो T1 है हमारे पास, और देखो ये अल्फा की वैल्यू भी अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.70 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस अल्फा भी हमें गिवन है। हो जाएगा। यस सर। बस स्टेटमेंट में समझ आ गया क्या चेंज करा है उसने। वोल्टेज से पहले करंट दिया उससे R1 आएगा, फिर वोल्टेज के साथ दूसरा करंट दिया उससे R2 आएगा, फिर यही R2 इक्वल R1 वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इसी टाइप का सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जांपल्स में भी दिया हुआ है। देखो एग्जांपल में भी दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 3.3। एग्जाम्पल नंबर 3.3 देखना बच्चों। An electric toaster uses nichrome for its heating element. When negligible small current pass through it, its resistance at room temperature is found to be this। तो यहाँ रेसिस्टेंस नंबर 1 है 75.3 ओम और टेम्परेचर नंबर 1 है 27 डिग्री सेल्सियस। When the toaster is connected to 230 volt supply, current settles after a few seconds to a value of 2.68। तो यहाँ वोल्टेज नंबर 2 हो गई 230 वोल्ट और करंट आ गया सेकेंड केस में 2.68 एम्पियर का, जिससे कि हम लोगों के पास R2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों V2/I2। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ निक्रोम एलिमेंट। अब वो जो निक्रोम एलिमेंट का फाइनल T2 टेम्परेचर है वो निकालना है और ये अल्फा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.70 10⁻⁴। बोलो बच्चे फॉर्मूला, अल्फा का फॉर्मूला बोलो। R2 - R1 में रो अपॉन डेल्टा अपॉन में रो नहीं है बेटा, R2 के टर्म्स में लिख रहे हो तो R आएगा अपॉन में, और रो की टर्म्स में लिख रहे हो तो रो लेना है। ऐसे नहीं कि R2 ऊपर लेना है नीचे रो ले लेना है। R2 - R1 डिवाइड R1 T2 - T1, ये फॉर्मूला आपको लगाना है बस सिंपल। और ये यहाँ पे इन्होंने देखो पहले R2 निकाल लिया सोल्व करके एनसीईआरटी में 230 को 268 से ये 85.8 आ गया। फिर इन्होंने ये फॉर्मूला लगाया, देखो ये R2 ये R1 और ये हमारे R पास आ गया R2 - R1, ये R1 हो गया और ये अल्फा हो गया। ये सीधी सीधी पूरी T2 - T1 की वैल्यू आ गई 820। तो मतलब पहले पूरा T2 - T1 निकाल लिया करो। अब जैसे T2 - T1 पूरा आपका 820 आ गया तो T1 आपको गिवन था रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो T2 हो जाएगा 820 प्लस T1, तो 820 प्लस 27 हो जाएगा ये।
तो ये पूरा सॉल्व करके 847 आ जाएगा। Yes. क्लियर? ठीक है बच्चों, अब कल Yes, के क्लास sir. में हम लोग करेंगे ये वाला एग्जाम्पल नंबर 3.4 से स्टार्ट। सर टेम्परेचर नेगेटिव में भी जा सकता है टेम्परेचर नेगेटिव यहाँ में भी पे? जा सकता है, बिल्कुल।